बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया कि वैदिक काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ा। बौद्ध काल मतलब बुद्ध के काल का समय, जो बुद्ध के काल के समय जो शिक्षा चली उसे हम बौद्धकालीन शिक्षा कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का जो समय काल था वो था 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा का समय काल क्या था। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय था, ये समय काल था बौद्धकालीन शिक्षा का। अब आइए आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो जब हम बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का पूरा प्रभाव था बौद्धकालीन शिक्षा पर। यह मुख्य बात जान लीजिए कि वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी, और उसको लेकर उन्हीं के कारण बौद्ध शिक्षा आई। और बौद्ध शिक्षा जो आई उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, तो ये जान लीजिए कि इसमें सभी जाति के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था थी। वैदिक कालीन शिक्षा में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पढ़ने की शिक्षा व्यवस्था थी, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो बौद्ध काल में सभी जातक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि सभी जाति के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। तो 6 वर्ष में प्रारंभ होती थी, और जो शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी वो 6 वर्ष थी। वैदिक काल में 8 वर्ष थी, 11 वर्ष थी, 12 वर्ष थी, ब्राह्मण का 8, क्षत्रिय का 11 और वैश्य का 12। शूद्रों को वंचित रखा गया था वैदिक काल में। बौद्ध काल में ऐसी बात नहीं थी, 6 वर्ष थे, सभी जातियों के लिए थी। इसमें जो एक बालपोथी चलती थी, सिद्धरस्तु नामक बालपोथी चलती थी, छोटे बच्चों के लिए बालपोथी चलती थी बौद्ध काल में, उसका नाम था सिद्धरस्तु बालपोथी। तो अगर प्रमुख विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता एक संस्कार होता था, प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा, कहीं कहीं पवज्जा भी लिखा पाएंगे आप। तो पवज्जा संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा में जो संस्कार था वो संस्कार था विद्यारंभ या उपनयन संस्कार। ठीक उपनयन संस्कार की भांति ही बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश के लिए बौद्धकालीन शिक्षा मठ में दी जाती थी। बौद्ध मठ हुआ करते थे, बौद्ध विहार हुआ करते थे। तो मठों में, विहारों में, संघों में शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ पर जो पहला संस्कार होता था वो होता था प्रवज्जा संस्कार या पवज्जा संस्कार। इस संस्कार में बालक अपने घर का, अपने गृह का त्याग करके वो मठ में जाता था, संघ में जाता था, बिहार में जाता था। तो ठीक उपनयन संस्कार की भांति प्रवज्जा संस्कार था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले नहीं होता था। कहने का अर्थ हुआ कि 8 वर्ष में ही प्रवज्जा संस्कार होता था। और प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, परिवार का त्याग करके संघ में प्रवेश करता था बालक। बालक को श्रमण कहते थे। प्रवज्जा हो जाने के बाद बालक को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। फिर वह अपने चुने हुए भिक्षु से, जो भिक्षु का मतलब जो पढ़ाते थे उन्हें भिक्षु कहते थे, टीचर को, वह 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। तो और वहाँ पर प्रवज्जा संस्कार में वो अपने भिक्षु के सामने उपस्थित होकर के शपथ लेता था और कहता था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यही शपथ लेता था। और शपथ लेने के बाद भिक्षु 10 आदेश शिष्य को देता था, श्रमण को या सामनेर को देता था। तो ये प्रवज्जा संस्कार हो गया। आप समझ गए होंगे प्रवज्जा संस्कार का मतलब घर का त्याग करके बाहर जाना। उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मठ जो व्यक्ति छोड़ देता था शिक्षा कंप्लीट करने का, वैदिक काल में यही संस्कार समापवर्तन संस्कार के नाम से हम जानते हैं। तो वैदिक काल में जो संस्कार था वो समापवर्तन संस्कार था वैदिक काल में। यहाँ पर जो संस्कार ठीक इसी समापवर्तन से मिलता था बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार। शिक्षा पूर्ण करने के बाद बालक जब बौद्ध मठ का, विहार का, संघ को त्यागता था, अपनी शिक्षा कंप्लीट करके अपने घर लौटता था, तब वहाँ पर उसका उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार करने के बाद वह पूर्ण भिक्षु बन जाता था और संघ का अस्थायी सदस्य बनता था। 12 वर्ष की शिक्षा चलती थी।
दूसरा है विद्यार्थी, स्टूडेंटशिप या विद्यार्थित्व की बात करें तो सभी जाति, मैंने बताया कि सभी जाति सभी वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। केवल चांडालों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। बौद्ध काल में सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न इन द बौद्ध मठ। केवल चांडालों को शिक्षा से वंचित रखा गया। शिक्षा प्राप्त करने की आयु, शिक्षा प्राप्त करने की जो आयु थी वो मैंने बताया आपको कि 8 वर्ष के पहले कोई शिक्षा औपचारिक रूप से ग्रहण नहीं करता था। 8 वर्ष थी और 8 वर्ष में ही संघ में प्रवेश मिलता था। अध्ययन की अवधि, अध्ययन की अवधि का 12 वर्ष थी। अध्ययन की अवधि आप हेडिंग डाल करके भी इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी। प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष में होता था और अध्ययन के जो विषय थे उस समय, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो उस समय दर्शन, धर्म, तर्कशास्त्र, साहित्य, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये सब अध्ययन के विषय थे। शिक्षा की पद्धति क्या थी? भिक्षुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। सामूहिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग था। वही श्रवण, मनन, निध्यासन, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, सामूहिक रूप से शिक्षा की बात हम करते हैं। शिक्षण की विधि, शिक्षण विधि प्रायः मौखिक थी। भाषण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, देशाटन, प्रकृति का निरीक्षण, विशेषज्ञों का व्याख्यान, ये तमाम विधियां थी। छात्र जीवन संबंधी कुछ नियम थे। ये बड़ी विशेषता है बौद्ध शिक्षा की कि छात्र जीवन से संबंधित कुछ नियम थे। पहला नियम की मैं बात करता हूँ, भोजन। छात्रों को बहुत ही साधारण भोजन की बात की जाती है। बहुत साधारण भोजन दिया जाता था, मतलब साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए। वस्त्र, साधारण ये वस्त्र धारण करते थे। उस वस्त्र को हम तीसीवरा कहते हैं। आपने बौद्धों को देखा होगा सारनाथ, अगर आप घूमने गए होंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद पहनते थे उसी तरह थोड़ा गाढ़े कलर का एक वो पहनते हैं और ओढ़ जाते हैं। उसको तीसीवरा कहा जाता है। कुछ गिरवी कलर से मिलता जुलता कलर होता है। तो बौद्ध काल में जो वस्त्र थे शिष्यों के, तीसीवरा वस्त्र था। स्नान, नियम के अनुसार सरोवरों में छात्र स्नान करते थे, स्नान करना पड़ता था। भिक्षाटन, छात्र मौन होकर के भिक्षाटन के लिए आते थे और भिक्षा मांग करके वहां से लाते थे। प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाना होता था और जितनी भिक्षा मांगे उतनी ही लाना पड़ता था। कोई आवश्यक नहीं था कि बहुत ज़्यादा लाना है। अनुशासन, छात्र अनुशासन पर बड़ा अत्यधिक बल दिया गया बौद्ध काल में। जो छात्र अनुशासनहीनता करते थे या निषिद्ध कार्य करते थे, अनुशासन को नहीं मानते थे, उन्हें दंड देने का भी प्रावधान था। गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध वैदिक काल की भांति यहाँ भर भी पिता पुत्र के समान थे। बड़े स्नेहपूर्वक, बड़े पवित्र संबंध थे। छात्र शिक्षक की हर रूप में सेवा को तत्पर रहते थे और शिक्षक भी छात्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए छात्रों से प्रेम करते थे। आदर के साथ विश्वास की भावना लोगों में थी। खेलकूद की व्यवस्था भी उस समय थी। खेलकूद और शारीरिक व्यायाम की बात करें तो उस समय व्यवस्था थी और इसका उल्लेख जो है छल्लवग्ग एक साहित्य है जिसे मिलता है कि बौद्ध काल में शारीरिक व्यायाम और खेलकूद की भी व्यवस्था थी। सामान्य विद्यालय, भारत में इसका श्रेय बौद्ध धर्म को प्राप्त है। बौद्ध मठ धार्मिक शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा के भी केंद्र थे। मठ विद्यालय अधिकतर सामान्य विद्यालयों की भांति कार्य करते थे क्योंकि वहाँ पर बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लोक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया बौद्ध काल में। जो लोक भाषाएं थी, महात्मा बुद्ध के आदेशानुसार सभी भिक्षुओं को उनकी स्वयं की भाषा में, जो उनकी स्वयं की भाषा है उसमें उनको दिया गया। सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा थी बौद्ध धर्म को जनप्रिय बनाने के लिए सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की पहल शुरू की गई। शिक्षा जनतांत्रिक थी, सभी को देने का अधिकार था, जनतांत्रिक संगठन था। और ये बौद्ध काल में ये सारी व्यवस्थाएं जो थी, बौद्ध काल के जो 2 प्रमुख संस्कार हैं वो है प्रवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। स्त्री शिक्षा, बौद्ध काल के प्रारंभ में स्त्रियों को शिक्षा से उपेक्षित रखा गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी के रूप में मठों में प्रवेश की अनुमति दी थी और बाद में ये चल करके इसका ड्रॉबैक भी बना। वित्त व्यवस्था,
वित्त व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ थी, आर्थिक थी, भोजन वस्त्र के लिए सब मिलते थे। ये बौद्धकालीन शिक्षा की पूरी व्यवस्था थी। धन्यवाद।